हेलो, सभी को एक बार फिर से गुड मॉर्निंग। जैसा कि आप सभी को पता है कि आज अपन अपनी ऑनलाइन के रूप में अपनी तीसरी क्लास जो कि अपन इंजन शीतलन प्रणाली के बारे में अध्ययन कर रहे थे, आज अपन अपनी तीसरी क्लास में जल शीतलन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। जैसा कि मैंने आपको अपनी पहले दो क्लासें हुई उसमें आप सभी को मैंने बताया कि इंजन शीतलन प्रणाली क्या होती है, ये कैसे काम करती है, इंजन शीतलन प्रणाली में किन किन विधियों के माध्यम से इंजन को ठंडा रखा जाता है। और ये अपने उसमें से एक विधि का अध्ययन कर भी लिया था जिसे अपन कहते हैं कि वायु शीतलन प्रणाली। वायु शीतलन प्रणाली में अपन ने कैसे कैसे वो काम करती है, उसकी क्या लाभ हैं, क्या हानियां हैं, वो अपन ने इसके बारे में चर्चा की थी। आज अपन पढ़ेंगे उसके आगे। आज का अपना टॉपिक है जल शीतलन प्रणाली। आज अपन अपने टॉपिक में जानेंगे कि जल शीतलन प्रणाली इंजन को अपने निश्चित कार्यकारी टेम्परेचर पर बनाए रखने के लिए कैसे कैसे कार्य करती है। जल शीतलन प्रणाली में क्या क्या भाग होते हैं, किन किन भागों के माध्यम से कैसे कैसे वो कार्य करती है, और किन किन भागों का, जैसे रेडिएटर का क्या क्या कार्य है, थर्मोस्टेट वाल्व का क्या कार्य है, इनके अंदर सभी भागों का अपना अध्ययन करेंगे। और साथ में ये जानेंगे कि एयर शीतलन और और जल शीतलन दोनों के अंदर मुख्य रूप से अंतर क्या है। ठीक है, जैसे कि मैं थोड़ा सा आपको बता दूं कि पहले अपन ने अपनी जो पहली क्लास जो मैं फिर हुई थी उसमें अपन ने इंजन शीतलन प्रणाली का परिचय पढ़ा था, जिसके अंदर उसके इंजन शीतलन प्रणाली के अंदर क्या क्या, यदि इस इंजन शीतलन प्रणाली का यदि अभाव रहता है तो इंजन में क्या दोष उत्पन्न होते हैं। अपने 3 दोषों की बात की थी, प्री इग्निशन, डेटोनेशन और नॉकिंग। फिर उसके बाद में अपन ने पढ़ा था इंजन के अधिकतम शीतलन के प्रभाव, यानी इंजन अगर ज़रूर से ज़्यादा यदि ठंडा हो जाता है तो उसके इंजन के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेंगे। फिर अपन ने पढ़ा था कि इंजन के अत्यधिक गर्म होने का क्या प्रभाव होता है। इंजन जब ज़रूर से ज़्यादा, जब उसका निश्चित जो कार्यकारी टेम्परेचर होता है, यदि उससे ज़्यादा यदि इंजन गर्म हो जाता है तो इंजन के ऊपर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने जो हीट ट्रांसफ़र होती है, जो धातु होती है, धातु में हीट ट्रांसफ़र कैसे होती है, वो किन किन विधियों के माध्यम से होती है, उसके अपन ने 3 विधियों की चर्चा की थी। जैसे पहले चालन है, चालन ठोस में होती है, फिर दूसरी है संवहन होती है, अपनी तरल में होती है, और जो तीसरी विकिरण होती है वो अपनी किरणों के माध्यम से होती है। ठीक है, फिर उसके बाद में अपन ने चर्चा की थी कि इसके अंदर एयर कूलिंग सिस्टम के ऊपर अपन ने चर्चा की थी। एयर कूलिंग सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे काम नहीं करता है, इसके क्या लाभ हैं और क्या हानियाँ, इसके बारे में अपने पढ़ लिया था। ठीक है, और ये मुख्यतः आपको शायद मैंने बताया नहीं था कि ये एयर कूलिंग सिस्टम मुख्यतः छोटे इंजनों में, जो हल्के इंजन होते हैं उनमें प्रयोग किया जाता है। जैसे अपन उदाहरण के तौर पर समझे तो जैसे स्कूटर हुआ, मोपेड हुआ, मोटरसाइकिल हुई, इत्यादि इंजनों में एयर कूलिंग सिस्टम का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो लगभग मैंने एयर कूलिंग सिस्टम आपको कंप्लीट करवा दिया था। आज अपन जल शीतलन प्रणाली के बारे में पढ़ेंगे। जल शीतलन प्रणाली, जैसे मान लो मैंने आपको लिखा तो आपको समझ में आ गई होगी कि जल शीतलन प्रणाली यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि इंजन को जल के द्वारा अपने निश्चित कार्यकारी टेम्परेचर पर लाया जाता है। जब इंजन चलता है तो इंजन के अंदर इतनी ज़्यादा ऊष्मा उत्पन्न होती है जिससे कि यदि शीतल नहीं किया जाए तो इंजन चल पाना मुश्किल है। इसलिए इंजन के अंदर शीतलन प्रणालियों का उपयोग किया जाता है। एक तो अपने वायु की थी और दूसरी अपनी जल। तो जल मुख्यतः जो हैवी इंजन होते हैं, जो भारी इंजन होते हैं, उनके अंदर जल शीतलन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है। ठीक है,
और अपन अब ये थोड़ा वीडियो एक बार मैं कट करके दोबारा बनाता हूँ नेक्स्ट वीडियो।